नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में अपना जो टॉपिक चल रहा था जनसंख्या संरचना, जिसमें अपन ने आयु संरचना के बारे में समझा था। आज आयु संरचना के बाद जनसंख्या संरचना, इसमें आज हमारा पहला जो घटक है वो आयु संरचना, उसका हम प्रारंभ करते हैं कि आयु संरचना जो महत्वपूर्ण जो घटक है जनसंख्या संरचना के। तो इसमें नंबर 1 अपन बात करेंगे आज आयु संरचना की। आयु संरचना के अंतर्गत अपन बात करें तो आयु संरचना किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले, किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार वर्गों में रखकर उनका अध्ययन किया जाता है। हमने बात की आयु संरचना में किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों को उनकी आयु के अनुसार अलग अलग वर्गों में रखकर उनका अध्ययन करना आयु संरचना का ही पार्ट माना जाता है, आयु संरचना कहलाती है। अब ये विभिन्न वर्ग जो है उनकी अपन बात कर रहे थे, तो सामान्य रूप से जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो अपन कल बात कर रहे थे वो सामान्य रूप से बात कर रहे थे। आज हम बुक के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे कि 3 वर्ग कौन कौन से हैं, तो उन 3 वर्गों की बात करें जो क्रमशः 0 से 14 वर्ष, एक पहला वर्ग, दूसरा है 15 से 64 वर्ष, तीसरा है 64 वर्ष से अधिक। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण वर्ग है जिसमें अपनी आयु संरचना है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। 0 से 14, 15 से 64 और 64 से अधिक आयु के होते हैं। इनका ये विभाजन क्या कहलाता है? आयु संरचना। इनका ये विभाजन, अब इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें अपन कि जनसंख्या, सामान्य रूप से जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, 0 से 14, 15 से 64 और 64 वर्ष से अधिक आयु के। तो ये निम्न सामान्य रूप से इन जो वर्गों में बांटा गया है, इन्हीं वर्गों को अपन आयु संरचना कहते हैं। इसमें ये विभाजन जो है, इस विभाजन में वृद्ध जनसंख्या, इसको अपन क्या बोलते हैं? वृद्ध जनसंख्या। ये हमारी वृद्ध जनसंख्या हो गई। अब ये जो वृद्ध जनसंख्या है, ये हालांकि जब इस वर्ग से बाहर निकल जाते हैं, 15 से 64 से बाहर निकल जाते हैं, तब ये किस में शामिल किए जाते हैं? वृद्ध जनसंख्या में शामिल कर लिए जाते हैं। तो इसको अपन शामिल करते हैं। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इसको अपन बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जनसंख्या होती है वो 15 से 64 कार्यशील जनसंख्या, जिसको हम किसी भी देश की श्रम शक्ति भी अपन इसमें कह सकते हैं इसको। तो इसमें अपन बात करें किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का, अब किसी भी देश की, इसके ये जो आंकड़े अपन इकट्ठे कर रहे हैं, ये आंकड़े इकट्ठे क्यों कर रहे हैं? किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का पता लगाने के लिए हमें आयु के अलग अलग वर्गों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब जब एक चीज़ अपन मानकर चलें कि किसी क्षेत्र के बारे में, वहाँ की जनसंख्या के बारे में अपन पता लगा रहे हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में अपने को ये नहीं पता कि वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन अपने को पता है। अब उसमें अपने को ये नहीं पता कि कितने व्यक्ति काम करते हैं, कितने नहीं करते हैं। तो उस चीज़ का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग वर्गों में कि 0 से 14 वाली जनसंख्या कितनी है,
हमने पता कर ली कि 0 से 14 वाली जनसंख्या इतनी है। फिर अपन ने पता की कि 15 से 64 वाली जनसंख्या कितनी है, तो 15 से 64 वाली जनसंख्या इसमें लिखेंगे, और 64 से अधिक यानी वृद्धों की जनसंख्या कितनी है। जब अपन ने ये तीनों वर्ग किसी क्षेत्र के निकाल लिए तो अपने को ये स्पष्ट पता चल गया उस क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, क्योंकि 15 से 64 के अंतर्गत जो जो जनसंख्या आती है वो सारी कार्यशील जनसंख्या ही मानी जाएगी। तो इस कार्यशील जनसंख्या का पता लगाने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम। अब अपने इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े, कुछ यदि पश्चिमी देशों को यदि छोड़ दिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण जो पश्चिमी देश अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़ करके देश विश्व के अधिकांश देशों के आयु संबंधी आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है। हालांकि हो सकता है यहाँ पर तो जनसंख्या नहीं मिले, लेकिन इसकी जनसंख्या हर जगह ज़्यादा मिलेगी। क्यों ज़्यादा मिलती है? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, हमने इससे पिछले में पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो किसके कारण होती है? हमारी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी तो उससे क्या होगा? व्यक्तियों की मृत्यु कम होगी, और व्यक्तियों की मृत्यु कम होगी तो वो लंबे समय तक जीवित रहेगा, और लंबे समय तक जीवित रहेगा तो वो इसी वर्ग में शामिल रहेगा। तो उस दौरान वो जो होता है कार्यशील जनसंख्या का भाग नहीं होकर केवल उपभोग का भाग होता है, यानी कार्यशील जनसंख्या के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वो, या उनके द्वारा किए जाने वाले आर्थिक लाभ का वो उपभोग करता है केवल, तो उपभोग माना जाता है। तो इसकी जनसंख्या बहुत सारे देशों में ज़्यादा है, और कुछ देश ऐसे भी जिनमें जनसंख्या, अगर 2004 की जनगणना के अनुसार, तो 2004 में आयु संरचना के जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे, अगर उनके अनुसार अपन बात करें तो संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में 6.8% जो जनसंख्या थी वो वृद्ध श्रेणी के अंतर्गत आती है। संपूर्ण विश्व की जो पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या है, उसमें से 6.8% जो हिस्सा है वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? वृद्ध जनसंख्या में। विश्व की 6.8% जनसंख्या 2004 के अनुसार, विश्व की 6.8% जनसंख्या क्या है? वृद्धावस्था से या वृद्ध वर्ग के अंतर्गत आती है। विश्व की 6.4% जनसंख्या। अब सबसे ज़्यादा अगर वृद्धों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धों की जनसंख्या है वो किस में मिलती है? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यूरोप में। यूरोप में कितनी है? 14.6%। उसके बाद में अगर बात करें तो उसके पश्चात उत्तरी अमेरिका में 12.5%, उत्तरी अमेरिका में 12.5%। उसके बाद में अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 3.2%। ये महाद्वीपों के अनुसार अपन बात कर रहे हैं 3.2%, और एशिया में 5.8%। 5.8%। उसके बाद में इससे एक चीज़, इन महाद्वीपों के अपन बात करें, यूरोप में सर्वाधिक 14.6% वृद्धावस्था वाले व्यक्ति निवास करते हैं, उत्तरी अमेरिका में 12.5, अफ्रीका में 3.2 और एशिया में 5.8। तो आप इससे एक अनुमान और लगा सकते हो कि इससे पहले अपन ने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण। उस समय अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो 14.6 है ये जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? तो सीधी सी बात है, ये जो यूरोप जो है, ये इसके अधिकतर राष्ट्र जो है वो कैसे हैं? विकसित श्रेणी में आते हैं। तो विकसित श्रेणी वाले जो राष्ट्र है उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा, अन्य राष्ट्रों के मुकाबले बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में ये जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जब कोई वृद्ध व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको पर्याप्त मात्रा में आवश्यक समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के कारण यहाँ की जनसंख्या, ये वृद्धावस्था वाली जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। भारत के अंदर, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में जितनी लोगों को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर भी ये जनसंख्या। अब जब अपन देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि वहाँ पर हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो जाती है। तो इस कारण से वहाँ पर क्या है, ये जनसंख्या, वृद्धावस्था वाली जनसंख्या है उसका प्रतिशत भी ज़्यादा पाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा वृद्धों की जनसंख्या, अगर केवल, ये तो अपन कहाँ बात कर रहे थे? विश्व स्तर पर। ये तो हम बात कर रहे थे विश्व स्तर पर। यदि अपन इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, यानी किसी देश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धों की बात की जाए, आयु संरचना की बात की जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा वृद्ध जो है वो है जापान में।
सबसे ज़्यादा वृद्धों की जो जनसंख्या है वो जापान में 18.27, किसी पर्टिकुलर देश के आधार पर 18.27% पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो जर्मनी में 17.17% पाई जाती है। उसके बाद में फ्रांस में 16.21% और उसके बाद ब्रिटेन में 15.9% ये वृद्धों की जनसंख्या पाई जाती है। इसके अनुसार अगर अफ्रीकी देशों में ये प्रतिशत, अफ्रीकी देशों में ये प्रतिशत 2 से 3 के बीच में रहता है, 2 से 3 के मध्य रहता है। अब ये चीज़ तो अपन यहाँ पर भी देख सकें कि अफ्रीका महाद्वीप में पहले ही संपूर्ण अफ्रीका की बात करें तो 3.2% वहाँ का वृद्धावस्था वाली जनसंख्या का भाग आता है। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें किसी देश के स्तर, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धों की जनसंख्या वो है जापान में। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जो उपलब्ध होती है वो जापान में, फिर उसके बाद में जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे के सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो विकसित है, जिनमें हर प्रकार की सुविधाएँ समय पर उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो वृद्धावस्था वाली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और अफ्रीकी देशों में क्या है, ये चीज़ें आसानी से या तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, अधिकतर व्यक्तियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी के अनुरूप अपन देखते हैं, तो इसमें आपके सारणी दी हुई है, इस सारणी को भी आप ध्यान से देखें कि विश्व के प्रमुख देशों की आयु संरचना जो है उसके अनुसार वहाँ की पॉपुलेशन जनसंख्या दी हुई है। तो इसको आप ध्यान से देखें, विश्व की लगभग 35.2%, जिसकी अपन बात करें 6.8%, तो युवा शक्ति, विश्व की युवा शक्ति जो है वो कितनी है, 35.2%। 35.2% युवा वर्ग में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर पाई जाती है, युवा वर्ग सबसे ज़्यादा जो है। अब युवा वर्ग हम किसको मानकर चलते हैं, जो अपन बात कर रहे थे, यानी 14 से लेकर के 64, जिसको हम श्रम शक्ति भी कहते हैं। तो विश्व की अगर श्रम शक्ति की बात की जाए तो 35.2% श्रम शक्ति विश्व की है। तो इसके बाद में अपन ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को, जहाँ पर ये सबसे कम होगी वहाँ पर वो युवा श्रम शक्ति सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर भी संसाधनों की आवश्यकता भी ज़्यादा ही होती है। तो हम इसके बाद में बात करें, जिनमें सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में 44.71, अफ्रीका महाद्वीप में कितने, 44.71। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, युवा वर्ग की। ये बात कर रहे थे वृद्धावस्था वाले वर्ग की, अब हम बात कर रहे हैं युवा वर्ग की। तो युवा वर्ग की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ देखने को मिलती है, अफ्रीका। पहले तो अपन देखते हैं महाद्वीपों के अनुसार अफ्रीका, विश्व की कितनी अपन बात कर चुके हैं, विश्व की कितनी है 35.2%। अब अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में 44.71% युवा वर्ग की श्रेणी में, यानी किसमें 14 से 64 में शामिल किए जाते हैं आयु वर्ग। उसके बाद में अफ्रीका के बाद में अगर बात करें एशिया में 33.6% युवा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। उत्तरी अमेरिका में, अब इनमें ये कम मिलता है, अन्य जनसंख्या जो है वो ज़्यादा मिलती है। हमें उत्तरी अमेरिका में 22.51% युवा वर्ग है। और उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका 41.5% इसमें भी युवा वर्ग है। और उसके बाद में यूरोप में कितनी है 17.5% युवा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वही बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर जापान में युवा वर्ग जो है 14.4। अब ये तो थी विश्व स्तर पर, वही नेक्स्ट अपन बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर युवा वर्ग। राष्ट्रीय स्तर पर युवा वर्ग कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, जापान में 14 अब ये उल्टा है यहाँ पर सिस्टम, जापान में ये कितना है युवा वर्ग 14.3%। जब अपन जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में इससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जर्मनी में 15.2%। ब्रिटेन, ये पहले विकसित राष्ट्रों के बारे में देख रहे हैं अपन, ब्रिटेन में 17.7% युवा वर्ग की जनसंख्या। USA संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें 21.6% युवा वर्ग की जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये अन्य जनसंख्या के मुकाबले, अन्य जनसंख्या के प्रतिशत के मुकाबले बहुत ही कम पाई जाती है, जिसमें अपन बात करें। जबकि विकासशील देशों में
अब ये तो राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे थे, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया। उसके अलावा अपन बात करें चीन हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये ऐसे विकासशील राष्ट्र हैं जिनमें इनका जो युवा वर्ग है उसकी जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा पाया जाता है। सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित राष्ट्रों में प्रौढ़ और वृद्ध जनसंख्या 0 से 14 को अपन क्या बोलते हैं, प्रौढ़ की श्रेणी में भी यही आ जाते हैं। उसके बाद में 14 से 64 अपन किस में मानते हैं, युवा, और 64 से अधिक इसको बोलते हैं वृद्ध। तो विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत ये जो युवा वर्ग है इस वर्ग में ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। विकसित देशों में प्रौढ़ और वृद्धों की जनसंख्या अधिक होती है। असंतुलित आयु संरचना के कारण, असंतुलित का मतलब है ये संतुलन किसी देश में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में वृद्धावस्था का वर्ग ज़्यादा है, किसी में कार्यशील जनसंख्या का वर्ग ज़्यादा है, किसी में बाल्य वर्ग जो है इसको अपन प्रौढ़ वर्ग बोलते हैं वो ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा कम होने के कारण हमारी जनसंख्या की संरचना का असंतुलित रूप देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, देश की आर्थिक व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश की आर्थिक व्यवस्था जो होती है वो इसके जस्ट विपरीत हो जाती है, क्योंकि ये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। जिन देशों की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिनकी जनसंख्या वृद्धि का स्तर बहुत तीव्र है, उनमें बच्चों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे देशों में जो बाल्य वर्ग जो होता है 0 से 14 वाला जो आयु वर्ग है उस आयु वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। सन 2015 के अनुसार अगर बात करें, कुछ जैसे अपन ने पहले बात की थी 2004 के अनुसार, अब अगर बात करें 2015 के अनुसार, तो 2015 के अनुसार हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े आए हुए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो इसमें 0 से 14% वाला जो वर्ग है उसका 15 से 24, 25 से 54, तो इसमें कई भागों में इसने डिवाइड कर दिया कि इस जो तीन वर्गों को भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। विश्व स्तर पर पाए जाने वाले 3 आयु वर्ग जो अपनी अपनी विशेषताएं प्रकट करते हैं, इसमें फर्स्ट वाला जो आयु वर्ग है जिसमें अपन बात करें कि विश्व की कुल जनसंख्या का 35% किस में आ जाता है, विश्व की कुल जनसंख्या का 35% युवा वर्ग में। संपूर्ण विश्व को 3 पार्टों में अगर डिवाइड करके अपन बात करते हैं तो विश्व की युवा वर्ग के अंतर्गत जो जनसंख्या आती है वो कितनी बता रखी है, 2015 के आंकड़ों के अनुसार भी 35% आयु वर्ग किस में आता है, युवा वर्ग में आता है। विश्व की कुल जनसंख्या का युवा वर्ग और किसी विश्व स्तर पर विश्व की कुल जनसंख्या का युवा वर्ग कितना है, 35%। युवा वर्ग इसमें 0 से 14 आयु वर्ग से संबंधित 35% युवा वर्ग है जो 0 से 14। अब इसमें अलग अलग स्तरों पर युवा वर्ग हम किसको मानते हैं, 14 वालों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं जो आयु वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विश्व स्तर पर इनमें प्रादेशिक, अब विश्व स्तर पर किसी में ये ज़्यादा मिलता है, किसी में ये कम देखने को मिलता है। तो इनकी जो आयु वर्ग है वो हर देश अलग अलग गणना करता है। हम विश्व के स्तर पर बात कर रहे थे तो 3 वर्ग बनाए थे अपन ने, 0 से 14, 14 से 64 और 64 से अधिक। लेकिन जब देशों की बात करते हैं तो देश इनको अलग अलग श्रेणियों में बांट करके इस आयु वर्ग को अपने आधार पर ही वो उसकी गणना करते हैं। विकसित देशों में ये जो है 18.3% और विकासशील देशों में 32 पॉइंट। अब इसमें अपन बात करें सबसे पहले कि 0 से 14 वाले वर्ग की, अभी जो बात कर रहे हैं विश्व स्तर पर, तो 0 से 14 वाला जो वर्ग है वो कितना विश्व में कितने प्रतिशत बताया गया है, 35%। उसके बाद में विश्व स्तर पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताओं के साथ विकसित देशों में ये जो युवा वर्ग है विकसित राष्ट्रों में ये कितना देखने को मिलता है, 18.3%। विकसित राष्ट्रों में ये 18.3%, जबकि विकासशील राष्ट्रों में, जबकि यही प्रतिशत विकसित और विकासशील को डिवाइड करके अगर देखा जाए तो विकासशील राष्ट्रों में में 32.2% देखने को मिलता है। इस आयु वर्ग से बहुत सारी महत्वपूर्ण गतिविधियां जुड़ी होती है। जिन देशों में जन्म दर उच्च है, जिन देशों में जन्म दर ज़्यादा ऊंची होती है वहाँ पर ये वाली जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ इस वर्ग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हम बात करें प्रौढ़ आयु वर्ग में हम बात किसकी कर रहे हैं, 14 से 64, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, युवा वर्ग। इसको क्या बोल दिया इन्होंने, प्रौढ़ वर्ग। और 14 से अधिक वाले को क्या बोलेंगे,
64 से अधिक वाले को वृद्ध, ये वृद्ध वर्ग जो है। तो इसमें प्रौढ़ वर्ग की आयु जनसंख्या दूसरे स्थान पर रखी गई है। इस बुक के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, जो प्रौढ़ वर्ग को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं और ये जनसंख्या दूसरे वर्गों से क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि कौन सी भाग हो गया, कार्यशील जनसंख्या का पार्ट आ जाता है इसके अंतर्गत, तो ये अधिक पाई जाती है। इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील यानी संतान उत्पत्ति का कार्य भी करती है, गृहस्थी जीवन भी जीती है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक, आर्थिक यानी सबसे ज़्यादा उत्पादक का कार्य भी यही करती है, कमाने का कार्य भी यही करती है। साथ ही साथ अपन बात करें जनांकी की दृष्टि से सबसे गतिशील, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने वाली जनसंख्या भी कौन सी होती है, यही प्रौढ़ जनसंख्या ही होती है। किसी भी देश का विकास इसी जनसंख्या के ऊपर टिका होता है, किसी भी देश का विकास इस प्रौढ़ जनसंख्या की बेस पर ही चलता आगे बढ़ता है। तो इस किसी भी देश का विकास स्तर जनसंख्या वर्ग से, इसी वर्ग से संबंधित होता है। इसके आधार पर जनसंख्या का आकलन किया जाता है और इसी के आधार पर जनसंख्या जो वहाँ के क्षेत्र की जनसंख्या है उसको वहाँ पर संसाधनों का उपलब्धता बताई जाती है। तीसरे नंबर पर अपन बात करें कि वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसे देशों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर जनांकी की विकास क्रम पूरा कर लिया जाता है। जनांकी की जनसंख्या वृद्धि का विकास क्रम जो है वो उच्च स्तर पर पहुँचकर वापस भी धीरे धीरे क्या होता है, जो विकसित राष्ट्र जो है जिन्होंने आज अपनी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो इस प्रकार के जो राष्ट्र है विकसित राष्ट्रों में इस प्रकार का वृद्ध आयु वर्ग जो है, ये वर्ग अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है, विकसित राष्ट्रों में। ये सबसे ज़्यादा विकसित में मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत। और इस वर्ग के अंदर भी देखो विकासशील राष्ट्रों में ज़्यादा है, विकसित राष्ट्रों में कम है। तो ये विकासशील राष्ट्रों में ये ज़्यादा मिलेगा और विकसित राष्ट्रों में वृद्धावस्था वाला वर्ग जो है ये ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा आयु संरचना। अब अपन नेक्स्ट वाला जो घटक है जनसंख्या संरचना का जो सेकंड घटक है उसके बारे में पढ़ेंगे, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसको धीरे धीरे छोटे स्तर पर आप एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते चले। और आयु संरचना का नेक्स्ट वाला अपन पार्ट पढ़ेंगे, वो किस में पढ़ेंगे, लिंगानुपात के ऊपर। तो नेक्स्ट, धन्यवाद आप सभी को, और आज से उम्मीद करता हूँ आप सभी ध्यान से पढ़ रहे होंगे।